हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके ऊपर हमने इसका परिचय जान लिया था, पहला पॉइंट, यानी इस पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लिया था। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, और आज अपन तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना चूके, बिना देर किए हुए। सबसे पहले अपन को इसमें यह जानना होगा कि साझी संपदा आखिरकार में है क्या। ठीक है, टॉपिक ये बोल रहा है कि विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, यानी सुरक्षा तो साझी संपदा की अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को ध्यान होना चाहिए कि साझी संपदा आखिरकार में है क्या विश्व स्तर पर। तो इसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे, यानी इसका अर्थ ये है कि साझी संपदा पर किसी एक का अधिकार न होकर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह है, मैदान, कुआं या आप नदी मान सकते हो। तो एक बारी और रिपीट करते हैं इसको कि साझी संपदा पर किसी एक का अधिकार न होकर, यानी जो साझी संपदा होती है उस पर किसी एक व्यक्ति, देश या अन्य, यानी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। यानी आप एक व्यक्ति मान लो या आप देश भी मान सकते हो, देश, यानी एक व्यक्ति या देश का अधिकार नहीं होता है साझी संपदा में। ठीक है, उस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है साझी संपदा में। समुदाय में एक से अधिक व्यक्ति आते हैं। आप यदि बड़े स्तर पर देखोगे समुदाय को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करोगे तो उसमें एक से अधिक देश आएंगे। ठीक है, तो साझी संपदा में पूरे समुदाय का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि संयुक्त परिवार का चूल्हा, संयुक्त परिवार में बहुत सारे परिवार आते हैं, बहुत सारे परिवारों से मिलकर संयुक्त परिवार बनता है और उसी में एक ही चूल्हा होता है। वर्तमान में तो अलग अलग परिवार बट गए, एकल परिवार व्यवस्था चल रही है, लेकिन जो पहले का जो टाइम था उसमें संयुक्त परिवार होता था और जैसे 4-5 परिवार मिलकर एक संयुक्त परिवार बनता था और उसमें एक ही चूल्हा होता था, एक ही चूल्हे पर खाना बनता था। तो जो वो चूल्हा है, एक चूल्हा है, उस पर 4-5 परिवारों का अधिकार है। यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो चूल्हा है उस पर एक परिवार का अधिकार नहीं है, उस पर बहुत सारे परिवारों का अधिकार है और बहुत सारे परिवारों से मिलकर संयुक्त परिवार बना है। आप देखोगे चारागाह है, हरे चारे का मैदान होता है जिस पर एक व्यक्ति पशु नहीं चरा सकता, एक व्यक्ति पशु वहां से काट कर नहीं ले जा सकता। उस पर बहुत सारे व्यक्तियों का अधिकार होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है, कोई भी वहां पर अपने पशु चरा सकता है। तो चारागाह भी साझी संपदा हो गई। आगे देखो मैदान आप देखोगे, मैदान में भी बहुत सारे, यानी एक व्यक्ति का अधिकार तो नहीं हो सकता। आप कुएं देखोगे और नदियां देखोगे, कुएं और नदियों में जो पानी होता है उस पर जल मान लो, यानी जल या पानी पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। एक व्यक्ति ही पानी नहीं पी सकता है क्योंकि वो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराया गया है और प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुओं पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, अपन सब जानते हैं। आगे देखते हैं तो आपको साझी संपदा बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी। 100 की सीधी बात यह है कि एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, एक से अधिक व्यक्तियों का साझी संपदा पर अधिकार होता है। उदाहरण देकर मैंने समझा दिया है। अब विश्व स्तर पर आप देखोगे वैश्विक संपदा, और इसी का नाम है मानवता की साझी विरासत। इन दोनों का अर्थ भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि वैश्विक संपदा को समझाइए,
4 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, मानवता की साझी विरासत को समझाइए क्या होती है, तो अपन क्या जवाब देंगे, तो अपन को समझना पड़ेगा। साझी संपदा का क्वेश्चन आ जाए, साझी संपदा क्या होती है, तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर वैश्विक संपदा, वैश्विक का मतलब विश्व स्तर पर, वैश्विक का मतलब यानी आप जब संधि करोगे इसकी तो विश्व प्लस 1 का आएगा, यानी विश्व स्तर पर, विश्व स्तर की जो संपदा होती है उसको ही वैश्विक संपदा कहते हैं। नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ, तो यहाँ समझने का प्रयास करना। इसका अर्थ विश्व के कुछ ऐसे हिस्से या क्षेत्र, यानी विश्व के कुछ ऐसे हिस्से या क्षेत्र या कोई स्थान हो, विश्व का ऐसा स्थान या क्षेत्र जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर, यानी विश्व के कुछ ऐसे हिस्से या क्षेत्र जिन पर एक देश का अधिकार न होकर एक से अधिक देशों का अधिकार होता है। यानी यहाँ पर भी वही बात आ रही है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। ये विश्व स्तर पर बताया गया है और ये छोटे स्तर पर बताया गया है, ठीक है। तो इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि वैश्विक जो संपदा होती है या मानवता की साझी विरासत पर विश्व के एक देश का अधिकार न होकर एक से अधिक देशों का अधिकार होता है, उसे ही वैश्विक संपदा के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। और इनकी जो सुरक्षा होती है, यानी मान लीजिए विश्व स्तर पर कोई साइड में कोई स्थान है और उसके आसपास के जितने भी देश आते हैं उनका उस पर अधिकार होगा समान रूप से, ठीक है। कुछ ऐसे हिस्से हैं, मैं बात करूंगा। तो इनकी सुरक्षा और प्रबंध का कार्य एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होगा, यानी सुरक्षा और प्रबंध का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करता है। यानी वैश्विक संपदा की सुरक्षा और प्रबंध का कार्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होता है वो एक देश यानी एक देश से नहीं बना होता है, उसमें बहुत सारे देश होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ही वैश्विक संपदा या जो मानवता की साझी विरासत है उसकी सुरक्षा कर पाता है। अब अपन ये देखेंगे उदाहरण किसका, उदाहरण अपन देखेंगे वैश्विक संपदा का। जिस प्रकार अपन ने साझी संपदा के उदाहरण देखे, उसी प्रकार वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत के उदाहरण अपन देखेंगे, ठीक है। उदाहरण आप देखोगे, पृथ्वी का वायुमंडल यानी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है और वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं। तो इन परतों पर आप सोच सकते हो कि प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराई गई है और उस पर क्या एक देश का अधिकार हो सकता है। नॉलेज की बात है तो जनरल नॉलेज की बात है, वैसे ही अपन को माइंड लगा कर बता सकते हैं कि जो वायुमंडल है पृथ्वी के ऊपर, उस पर एक देश का तो अधिकार नहीं हो सकता। विश्व के जितने भी राष्ट्र आते हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी का पृथ्वी का जो वायुमंडल है उस पर समान अधिकार होगा और उन सभी को मिलकर उस वायुमंडल को प्रदूषित होने के लिए भी उन सभी को आगे आना होगा। तो ये साझी संपदा हो जाएगी, यानी ये वैश्विक संपदा हो जाएगी, मानव की साझी विरासत हो जाएगी। आगे देखो, अंटार्कटिका भी यानी अंटार्कटिका पर भी सभी देशों का अधिकार है, यह भी वैश्विक संपदा में आती है। आगे देखोगे समुद्री सतह का मतलब समुद्र के पास का जो इलाका होता है, जो तटीय इलाका होता है, उस पर एक देश का अधिकार नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई समुद्र है और उसके आसपास देश हैं, देश बसे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इन सभी का है ना
जो इन तटीय इलाकों में समान अधिकार होगा वो ये बताने का प्रयास कर रहा है। प्रकृति द्वारा जो समुद्र उपलब्ध कराए गए हैं और उनकी जो सतह है उन पर सभी देशों का समान अधिकार है। अंत में आप देखोगे साझी वो वैश्विक संपदा के उदाहरण बाहरी अंतरिक्ष, यानी वायुमंडल के ऊपर जाओगे तो अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष है और उस अंतरिक्ष पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार यह भी वैश्विक संपदा के अंतर्गत ही आता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स, जो वैश्विक संपदा है उसकी सुरक्षा करना कोई आम बात नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वैश्विक संपदा की सुरक्षा एक से अधिक देश करेंगे, यानी बहुत सारे देश मिलकर ही तो वैश्विक संपदा यानी विश्व की जो संपदा है पर्यावरण के संबंधित उसकी सुरक्षा करेंगे। कठिनाई तब आती है जब ये सारे देश अलग अलग विचार रखते हैं, यानी सुरक्षा के संदर्भ में सारे देश एक समान विचार नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जितने भी मानव है, जितना भी मनुष्य है, उसके समान विचार आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अपन हैं उन सभी के समान विचार नहीं है, उसी प्रकार सभी देशों के वैश्विक संपदा की सुरक्षा को लेकर समान विचार नहीं है। इसी कारण इसकी सुरक्षा करने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं। प्रमुख समझौते यानी विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा करने के लिए काफ़ी सारे समझौते भी हुए ताकि इसकी सुरक्षा कर ली जाए। ठीक है, तो ये समझौते कौन कौन से हैं? पहला समझौता है अंटार्कटिका संधि। अंटार्कटिका की संधि कब हुई थी? 1959 को हुई थी। ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका में छेद हो गया है प्रदूषण के कारण। ठीक है, इसी कारण ये संधि हुई थी 1959 में। आगे देखोगे आप मॉन्ट्रियल नयाचार प्रोटोकॉल 1987 को हुआ। इसमें काफ़ी सारे पर्यावरण के संबंधित काफ़ी सारे मुद्दों पर बात की गई। ठीक है, आप देखोगे अंटार्कटिका पर्यावरणीय नयाचार 1991 को हुआ। तो इस प्रकार के ये 3 समझौते हैं जो साझी संपदा को लेकर समझौते किए गए थे। तो इनका नाम आप याद रख लेना कब कब क्या हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक अपन का समाप्त हो गया है। अब जो चौथा टॉपिक आ रहा है वो पर्यावरण के मसलों पर भारत का पक्ष, यानी पर्यावरण के जितने भी मुद्दे हैं उनके संदर्भ में भारत का क्या रुझान आया, भारत का क्या पक्ष रहा, किस चीज़ को भारत ने एक्सेप्ट किया। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले समझने का प्रयास करना कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को हुआ था। ये ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, बहुत सारे देशों ने मिलकर किया था 1997 में। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आखिरकार में क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की अधिकता बढ़ जाती है तो पृथ्वी पर तापमान अधिक बढ़ता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो गैस है इसकी अधिकता तब बढ़ती है जब उद्योग धंधे हैं उनमें जो गैस निकलती है वो ग्रीन हाउस को बढ़ाती है। और इसको कम करने के लिए ही ये सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया था। और इस पर हस्ताक्षर भारत ने कब किए? भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए, यानी 5 साल बाद, इस सम्मेलन के 5 साल बाद भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, भारत, श्रीलंका और अन्य विकासशील राष्ट्र यानी जो गरीब राष्ट्र हैं, भारत, चीन और जो गरीब राष्ट्र हैं उनको क्योटो प्रोटोकॉल की जो शर्तें या आप बोल बाध्यताओं से छूट दी गई, यानी जो शर्तें रखी गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में
ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं उनको कम करने के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको लेकर भारत, चीन और विकासशील राष्ट्रों को छूट दी गई। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन ये जो भारत, चीन और अन्य जो विकासशील राष्ट्र हैं वो कम करते हैं। तो इसी लाइन में बताया गया है क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में ज़्यादा योगदान नहीं रहा। यानी आप देखोगे कि भारत, चीन और अन्य विकासशील जितने भी राष्ट्र हैं वहाँ पर उद्योग धंधे तो चल रहे हैं। उद्योग धंधे चलने के बाद भी ग्रीन हाउस प्रभाव को जो गैसें बढ़ाती हैं उन गैसों का उत्सर्जन भारत और चीन कम करता है। इसीलिए जो क्योटो प्रोटोकॉल की जो शर्तें हैं उन शर्तों को इन देशों पर लागू नहीं किया गया क्योंकि ये ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन बहुत ही कम करते हैं। इसी कारण इन पर इतनी ज़्यादा शर्तें नहीं लागू की गई। इसके बाद फ्रेंड्स जून 2005 को ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। यानी 2005 को जून का महीना था और उसमें ग्रुप 8 यानी G8 भी अपन इसको बोलते हैं। यानी इस संगठन को G8 के नाम से भी मैं बताऊंगा इसके बारे में, G8 के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो इन देशों की बैठक हुई थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि G8 या ग्रुप 8 क्या है। यानी इसमें 8 देश सम्मिलित हैं, 8 देशों का एक ग्रुप है और इसमें इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 को हुई थी। और 1975 को जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 6 देश ही इसमें सम्मिलित थे, लेकिन 2 देश बाद में आकर जुड़े। जो पहले के जो 6 देश थे 1975 में फ्रांस में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 6 देश कौन कौन से थे, ध्यान से सुनना। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और लास्ट में था ब्रिटेन। यानी 6 देश ये सम्मिलित थे। लेकिन 1975 के 1 वर्ष बाद यानी 1976 में कनाडा जुड़ा और 1998 को रूस जुड़ा। इस प्रकार ये 8 देशों का संगठन है। मैं ये भी बता दूं कि इस ग्रुप में जो 8 देश हैं वो धनी देश हैं, यानी पैसों की दृष्टि से धनी देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो इनकी एक बैठक हुई, मैंने टाइम बता दिया है। और जब इनकी बैठक हुई, इस बैठक में भारत ने क्या बोला, यानी इस बैठक में भारत ने कहा, ध्यान दिलाया, यानी किसको ध्यान दिलाया, इनको, ये 8 देश थे, धनी देश थे, इनको ध्यान दिलाया कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, यानी जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र का मतलब जो गरीब राष्ट्र हैं, जो पैसों की दृष्टि से गरीब राष्ट्र हैं, वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नाम मात्र का करते हैं। यानी ग्रीन हाउस जो गैस है, यानी ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसको बढ़ाने वाली जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं, पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाती हैं। तो ये भारत ने इस समय ध्यान दिलाया ग्रुप 8 को कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, वो ग्रीन हाउस जितनी भी गैसें हैं उसका उत्सर्जन बहुत ही कम करते हैं, यानी नाम मात्र का उत्सर्जन करते हैं। बाद में उन्होंने ये भी बताया कि लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं, यानी जो विकसित राष्ट्र हैं वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक दर पर करते हैं, अधिक दर पर करते हैं। यानी उन्होंने ये भी बता दिया भारत ने इसी टाइम, इसी बैठक में कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो अमीर राष्ट्र हैं, वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन एक बड़ी मात्रा में करते हैं, एक अधिक दर पर करते हैं।
ठीक है। इसके बाद में भारत का विचार रखा गया, यानी भारत ने विचार रखा कि गैसों के उत्सर्जन की कमी में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित राष्ट्रों की है। यानी जो अब ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए भारत ने विचार दिया कि जो गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसकी कमी में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो विकसित राष्ट्रों की बनती है और उनको इसकी कमी के लिए जिम्मेदारियां उठानी होंगी, वो इस चीज़ से मुँह नहीं मोड़ सकते, ये पक्ष रखा। तो इन चीज़ों से अपन ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में वैश्विक राजनीति में भारत ने पर्यावरण के संदर्भ में कौन कौन से मुद्दों यानी कौन कौन सी जो बहस है उन पर समर्थन दिया है, पक्ष लिया है, यानी पर्यावरण के मसलों में भारत का पक्ष क्या रहा है वो अपन इसमें जानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखो पर्यावरण के लिए भारत ने क्या किया। भारत सरकार ने पर्यावरणीय जो कार्यक्रम हैं, यानी पर्यावरण के जितने भी कार्यक्रम हैं, पर्यावरणीय कार्यक्रमों के माध्यम से, यानी पर्यावरणीय कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व के देशों का साथ दिया। यानी भारत सरकार ने पर्यावरणीय जितने भी कार्यक्रम हुए पर्यावरण को बचाने के लिए, उनके माध्यम से विश्व का भारत ने साथ ही दिया है, यानी पीछे नहीं हटा, अपनी जिम्मेदारियों से भारत ने साथ ही दिया है, क्योंकि पर्यावरण को भारत भी बचाना चाहता है, क्योंकि ये सभी देशों का योगदान होना चाहिए, अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। यदि जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो सब मरेंगे, है ना, प्रदूषण से मरोगे। ऑक्सीजन यदि अच्छी नहीं होगी तो फेफड़ों संबंधित रोग हो जाएंगे। तो ये जो सारी जिम्मेदारी होती है वो पूरे देश की होनी चाहिए। जो गरीब राष्ट्र भाई उसकी थोड़ी जिम्मेदारी हो, जो अमीर राष्ट्र है उनकी अधिक जिम्मेदारी हो। तो सभी देशों को इसमें आगे आना होगा। और भारत सरकार ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी चलाया था, यानी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी चलाया था। तो इस प्रकार भारत ने बहुत सारे पक्ष लिए। तो अब तक बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट से यह हो जाएगा कि हमारी जो वीडियो बन रही है उसके बारे में आप लिख सकते हो। और सब्सक्राइब लाल कलर का लोगो दिख रहा होगा नीचे, उसके रंग को बदल डालो, क्योंकि हमारी मेहनत आपकी उंगलियों में छिपी हुई है। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।